मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके बीच में लेकर के आया हूं आईएएस यानी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम्स 2024 के एसेस के सॉल्यूशन को लेकर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से यूपीएससी में जो एसए का जो प्रश्न पत्र है या एसए का पेपर है वह पूरी तरीके से फिलोसॉफिकल अप्रोच से बनाया जा रहा है और जो फ्लूइड इंटेलिजेंस वाले लड़के हैं वे इन क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। या फिर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के भी लड़के हैं किंतु उन्होंने फिलोसॉफी और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को बारीकी से पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स ने चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हों या फिर आईएएस कोच हों, उन्होंने बारीकी से समझाया है बिना किसी कोरम को पूरा किए हुए। यानी कि सिर्फ कोरम को ही मात्र पूरा नहीं किया है बल्कि डीपली उनके भीतर इनके फिलोसॉफी को डेवलप किया है, तो वे लड़के बड़ी आसानी से इन एसेस को सॉल्व कर ले जाएंगे। खैर फिलहाल जो लड़के यूपीएससी की मेंस परीक्षा दिए हैं वे किस प्रकार से इन एसेस को सॉल्व किए होंगे इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा पहला एसे है, जो फर्स्ट टॉपिक है वह है फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। यानी कि वन सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। ऐसे एसेस को कैसे सॉल्व करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर आपका अप्रोच डेवलप नहीं है, आपके कोचिंग सेंटर्स में अगर टीचर केवल बोर्ड पे आकर के एरो 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 बना करके केवल बेसिक इंफॉर्मेशनल फैक्ट दे करके नहीं जा रहा है बल्कि डीप में पढ़ाया है, तो निश्चित ही इस एसे को सॉल्व कर ले जाएंगे। और अगर इन एसेस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको भी अपने आप को इवैल्यूएट करने की जरूरत है और आपके टीचर को भी अपने आप को इवैल्यूएट करने की जरूरत है। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो इस एसे को लिखने से पहले हमें क्या करना होगा? ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें व्यू पॉइंट बनाना होगा कि इसके भीतर कौन कौन से कंटेंट डालेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जब यूपीएससी का कोई भी एसे आप टच कर रहे हैं तो उसके कंटेंट ही समझ में नहीं आ रहे कि क्या हम व्यू पॉइंट यहां पर बनाएं। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं एसे की लिखने के तरीके पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, उसको मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है या आप जिस कोचिंग से पढ़ाई किए होंगे आपके टीचर ने आपकी क्लास में डिस्कस किया होगा कि किस प्रकार से एसे लिखा जाता है, हेडिंग्स का कम से कम प्रयोग करें, पैराग्राफ कैसे चेंज किया जाता है, विस्तारित कैसे किया जाता है, ये सब आप जानते हैं। उन चीजों से बाहर आते हुए सबसे पहले हम कंटेंट पर ही फोकस करते हैं कि क्या कंटेंट अंदर डालें कि हम 1000 शब्दों तक विस्तारित कर ले जाएं या 1000 वर्ड्स तक कवर कर ले जाएं। तो सबसे पहले जब हम इस एसे को देखते हैं तो इसमें मेरे दिमाग में कुल 5 व्यू पॉइंट्स बन रहे हैं। ऐसे ही 5 या 6 व्यू पॉइंट्स अगर आपके माइंड में बन रहे होंगे तो आप इस एसे को एक्सपेंड कर ले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, व्यू पॉइंट्स बनाना ही अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। तो इस एसे को कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहला जो व्यू पॉइंट इसमें बन करके आ रहा है वह है हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये वॉल्टायर का है, किंतु यदि आपको पता नहीं है कि ये वॉल्टायर का स्टेटमेंट है, किसी और थिंकर का हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में इन 5 व्यू पॉइंट्स में पहला व्यू पॉइंट तो बनाना ही पड़ेगा आपको, वह है हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन का। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे पहली चीज देखेंगे तो फॉरेस्ट और सिविलाइजेशन के बीच का इंटरलिंकेज दिया हुआ है और दूसरी चीज क्या दिया हुआ है, इस इंटरलिंकेज के परिणाम स्वरूप आगे चल के मरुस्थलीकरण या डेजर्ट के बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दी। तो कुल मिलाकर पूरा एसे सिविलाइजेशन किससे जुड़ा होता है? ह्यूमन बींग से, ना कि एनिमल से। और फॉरेस्ट यानी एनवायरनमेंट के बीच में इंटर रिलेशन है और उसका इंपैक्ट है। इससे आपको क्लियरेंस मिल गई। अब इसके हिस्टोरिकल जब ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं तो ये चीजें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहली चीज कि मानव जो सभ्यताएं हैं वह जंगलों के आसपास पनपी। पहला व्यू पॉइंट यहां पे बन रहा है, यानी फॉरेस्ट में पनपी। ऐसा क्यों हुआ? इसके क्या बड़े कारण थे? तो उसमें अगर आप जाएंगे तो इन जंगलों से हमें आजीविका के साधन मिले, जैसे कि हम फल और कंदमूल खाकर के जीवन यापन करते थे, तो वे चीजें इससे आप इंटरकनेक्ट कर ले जाएंगे। ईंधन के रूप में हम वनों की लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे फ्यूल के रूप में। फिर उसके बाद हमें घरों के निर्माण के लिए जो लकड़ियां मिलती थी वे इन्हीं फॉरेस्ट से मिली।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला आपका क्या है, हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन। तो इस चीज को आप कनेक्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें क्या व्यू पॉइंट बन करके आ रहा है, आपको फील करना है कि अगर किसी थिंकर ने यह कोड दिया है तो क्या व्यू पॉइंट्स उसके भीतर आए होंगे। तो दूसरा है आपका इकोलॉजिकल अवेयरनेस का व्यू पॉइंट बन रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी जागरूकता का जो दृष्टिकोण है वह हम में उभर के सामने आ रहा है कि इसको भी शो कर रहे हैं। पारिस्थितिकी जागरूकता क्या है, जैसे कि वन जो है जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं, फिर उसके बाद जलवायु विनियमन के लिए जिम्मेदार हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए यानी सॉइल फर्टिलाइजेशन के लिए ये जिम्मेदार हैं, इनका योगदान जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अपनी इकोलॉजी एनवायरनमेंट के प्रति और जंगलों की सुरक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित करना होगा। तो इस चीज को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम आप देखें तो इसमें और क्या चीजें दिखाई देती हैं, यहीं से आता है कि यह जो स्टेटमेंट है एक कॉशनरी मैसेज भी दे रहा है। कॉशनरी मैसेज का मतलब हुआ चेतावनी संदेश। कैसा चेतावनी संदेश कि अगर हम इन वनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी सभ्यता का पतन हो सकता है, जो सिविलाइजेशन है वह समाप्त हो सकती है, मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो मिस्र की, मेसोपोटामिया की, दजला फर्रात की और सिंधु नदी घाटी सभ्यताएं अगर आप देखेंगे तो जो इकोलॉजिकल इनबैलेंस है इसके कारण ही उत्पन्न हुआ। जंगलों की कटाई हुई, इन क्षेत्रों का मरुस्थलीकरण हुआ और ये सभ्यताएं पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो जो फॉरेस्ट और ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच इंटर रिलेशन है इसको पूरी तरीके से बेहतर बनाए रखना होगा। तो इस एंगल को आप पकड़ सकते हैं कॉशनरी मैसेज के रूप में अगर इस स्टेटमेंट को ले लिए हैं तो। हालांकि सभी एंगल्स आपको पकड़ने होंगे क्योंकि आपको एक्सटेंड 1000 वर्ड तक करना है। फिर उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट को देखें तो इसमें क्या चीज दिखाई देता है, तो इसमें फिलोसॉफिकल इंसाइट दिखाई देती है। कैसा फिलोसॉफिकल इंसाइट कि मनुष्य के आध्यात्म को बढ़ाने में इन जंगलों ने बड़ी भूमिका निभाई है। यानी जब हम पर्यावरण को मानव के साथ संबंधित करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में मानव के भीतर जो दार्शनिक विचार उभर के सामने आए उसके लिए ये वन जिम्मेदार थे। बहुत सारी संस्कृतियां इन वनों में अपने आप को चेतन बनाने का प्रयास की। जैसे कि अगर आप देखेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो रही है, महावीर जैन को भी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो रही है, वृक्ष के नीचे एकांत में। और जब हम हिंदू दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर वनों का एक अलग ही महत्व है। उपनिषदीय ज्ञान जो हमारे महर्षि देते थे अपने शिष्यों को, जिसने कि सभ्यता के विकास में बड़ी भूमिका निभाई, यह ज्ञान कहाँ हमें मिला, तो जंगलों के भीतर मिला। तो फिलोसॉफिकल इंसाइट को अगर पकड़ लें आप, दार्शनिक अंतर्दृष्टि को पकड़ लें तो इसको भी आप बहुत ज्यादा विस्तारित कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या व्यू पॉइंट बन रहा है इस एस्से को जब हम देखते हैं तो अगला व्यू पॉइंट दिखाई दे रहा है वह है कल्चरल कमेंट्री का। यानी कि सांस्कृतिक एक टिप्पणी भी है कि अगर हम ऐसा नहीं किए तो हमारी सभ्यताओं का अंत हो जाएगा और पूरी व्यवस्था मरुस्थलीकृत हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया मिस्र और दजला फरात की सभ्यताएं। अगर आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे कल्चरल कमेंट्री तो हिंदू सभ्यता ही है। जब हम जंगलों में रहते थे हमारे खान पान का स्तर क्या था, रहन सहन जीवनी हमारी कैसी थी। लेकिन जैसे ही हमारा शहरीकरण हुआ, जैसे ही हम सिविक सोसाइटी में कदम रखे, आज वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो नोएडा को देख लें, दिल्ली को देख लें, तो ऐसी स्थिति क्या दिखाई दे रही है कि मनुष्य ईंट और कंक्रीट के घोंसले में रहता हुआ दिखाई देता है। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति व हिंदू सभ्यता और संस्कृति अपने मूल रूप में अभी बनी हुई नहीं है, बल्कि इसका धीरे धीरे परिवर्तन हो चुका। काफी हद तक अगर कहा जाए हिंदू संस्कृति का इरोड हो चुका है। ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, मेरे अलावा भी कई बड़े चिंतकों ने ऐसी बातें कही हैं। अगर आप रूसो को मुझसे पढ़ा है तो याद करिएगा कि रूसो को पढ़ाते वक्त मैंने आपको क्या कहा था कि रूसो जब जो विद्वान थे जब वो एस्से में भाग ले रहे हैं तो डी जॉन एकेडमी नामक संस्था में, तो रूसो से प्रश्न पूछा गया था कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव सभ्यता का उत्थान किया है या पतन।
तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा था कि जो आर्ट और साइंस का डेवलपमेंट है, इसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिक्लाइन किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इन सब व्यू पॉइंट्स को अगर एक बार आप बना ले जाएंगे तो आप फर्स्ट एस्से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बातें समझ में आ रही है? तो ऐसे सिचुएशन में अब हम इस एस्से को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसके अंदर कई सारे हम पॉइंट्स लेकर के चल सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं आपको हेडिंग्स बता दे रहा हूं और उनके अंदर की सब हेडिंग्स आप लिखने का प्रयास करिएगा। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन पर आप मेरी फेसबुक आईडी नवनाथ मिश्रा पे जाएंगे, तो वहां पर ये ऐसे इस वीडियो के साथ पड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट के अलावा इसके अलावा इसके कुछ पॉइंट्स हम लिख देंगे इस सेक्शन में जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है उसमें। तो सबसे पहली चीज हम इसमें क्या चीज कवर करेंगे इसको जानने के बाद, तो पहला आपका आ रहा है द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी कि सभ्यता के विकास में वनों की भूमिका। यह आपकी पहली बड़ी हेडिंग होगी। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं? पहले एक इंट्रो पार्ट को टच करेंगे, यानी मेन बड़ी के सेगमेंट्स में आते हैं जब, तो फिर क्या देखते हैं इसमें? बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज सब हेडिंग्स में कवर कर सकते हैं। फिर कल्चर एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस को ऐड कर सकते हैं। फिर सोशल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस के साथ आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। आप देखिए, यानी सामाजिक संरचनाएं और शासन। तो आपकी पहली मेन हेडिंग ये हो गई। हालांकि हेडिंग नहीं डाला जाता है ऐसे में, मैं ये बता रहा हूं कि इन कंटेंट्स को आप कैसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका दूसरा मेजर जो हेडिंग आ रहा है वह आएगा द ट्रांजिशन टू डेजर्ट्स, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि रेगिस्तान में संक्रमण, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। अब देखें, इसके अंदर आप कई हेडिंग्स बनाए जा सकते हैं कि किस प्रकार से मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ने के लिए जंगलों को मानव सभ्यता ने प्रयास किए। यह इस टॉपिक की हेडिंग है। इसके अंदर सब हेडिंग्स आप क्या बना सकते हैं? तो पहला आप बना सकते हैं वनों की कटाई, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। दूसरी आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं सॉइल डिग्रेडेशन का, यानी कि मिट्टी का क्षरण। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग आप बना सकते हैं क्लाइमेट चेंज का। सब हेडिंग्स हैं इसमें हेडिंग के अंतर्गत, यानी कि जलवायु परिवर्तन का। और फोर्थ सब हेडिंग आप बना सकते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यानी कि अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यानी अस्थायी प्रथाएं। तो एक ये सेगमेंट आपका पूरा हो गया पूरे एस्से में। फिर उसके बाद तीसरी बड़ी हेडिंग जो आ रही है वह क्या आपको सोचना है। हेडिंग्स नहीं लिखा जाता है एस्से में, लेकिन सोचना है आपको। पीछे रफ में आप बना देंगे हेडिंग्स। फिर आता है आपका द साइकिल ऑफ डिक्लाइन फ्रॉम फॉरेस्ट टू डेजर्ट्स। ध्यान रखिएगा, एस्से का मेन लाइन तो यही है, तो इसको आपको हर हाल में इंक्लूड करना होगा। द साइकिल ऑफ डिक्लाइन फ्रॉम फॉरेस्ट टू डेजर्ट्स, इसमें क्या चीजें आप कवर करेंगे, यानी गिरावट का चक्र जंगलों से रेगिस्तान तक। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं वीडियो पे, ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगली जो आपकी हेडिंग आएगी वो चीजें क्या कवर अप होंगी, यानी कि उसमें क्या चीजें आप जोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो सकता है, मतलब कि एक प्रकार से आप कहें कि व्यू पॉइंट्स, आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं कि इस कमी को रोका जाए। तो उसमें आप लिंक्स कर सकते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिस्टोरेशन, यानी कि ईमानदारी से अगर हम बताएं हिंदी में कह सकते हैं इस चीज को संधारणीय प्रथाएं और बहाली। इसके अंदर भी कई सब हेडिंग्स आपके बन जाते हैं। सबसे पहला है आपका सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, दूसरा है एग्रो फॉरेस्ट्री, तीसरा है रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, फोर्थ है एजुकेशन एंड एडवोकेसी। हिंदी मीडियम वालों का इसी में हिंदी रूपांतरण जो होगा वह होगा संधारणीय वानिकी, फिर है कृषि वानिकी, फिर है वानिकीकरण, फिर है शिक्षा और वकालत। किसकी वकालत? वनों के महत्व को समझने की। तो 4 हेडिंग्स इसके भीतर ला सकते हैं। फिर इसके अलावा आप अगला आपका आएगा कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। तो जो पूरा आपने लिखा है जब से व्यू पॉइंट बनाया है और अब तक, तब तक को इस स्थिति तक के मुद्दे को आप लेंगे, समराइज करेंगे और उसको कंक्लूड कर देंगे। तो आप अच्छी तरीके से एस्से को समझ गए होंगे कि कैसे फर्स्ट एस्से को हमें सॉल्व करना है। कल मिलते हैं फिर सेकंड एस्से के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।